देखिए आइए, चैप्टर नंबर 7 को हमने नाम दिया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, देखिए, है ना। इस तक पहुंचने से पहले हमें कुछ और चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आज हम ये नहीं समझेंगे कि परमुटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। आज इस चैप्टर के अंदर हम पहले अपना बेस तैयार करेंगे, फिर मैं आपको लेके चलूँगा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीएनसी चैप्टर कहा जाता है। तो चैप्टर नंबर ये जो है, यहाँ पर हम बात किस चीज़ से करने जा रहे हैं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको मान लीजिए कि आपके पास कोई एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई ये हमारे पास कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर अगर हमें एंटर करना है, तो इस बिल्डिंग के अंदर एंटर करने के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से 3 गेट बनाए हैं। ये जो 3 गेट आपको दिख रहे हैं ये एंटरिंग गेट हैं, मतलब इस बिल्डिंग में अगर हमें एंटर करना हो तो ये हो गया E1, E2 और ये हो गया E3। ठीक है, 3 गेट हो गए जिससे कि आप इस बिल्डिंग में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें इस बिल्डिंग से बाहर निकलना है तो फिर हमारे पास 2 गेट हैं। 2 गेट ऐसे हैं जिससे कि हम बिल्डिंग से बाहर आ सकते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं O1 और इसको नाम दे देते हैं O2। तो O1 O2 का मतलब क्या हो गया, एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट अगर हमें करना है, एग्जिट करना है सॉरी, तो एग्जिट करने के लिए ये 2 गेट हो गए। तो एंटर अगर हमें करना है तो हमारे पास हैं टोटल मिला के 3 गेट्स। सर, हाँ, आपकी स्क्रीन अभी भी शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही, ऐसे कैसे? यस सर, नहीं हो रही। एक मिनट रुको। आप देखिए स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर। हाँ भाई, सभी बच्चों को स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है, तो मैंने कहा था कि हमारे पास एक ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर अगर हमें एंटर करना है तो उसके लिए हमारे पास 3 गेट हैं, E1, E2 एंड E3। और अगर हमें इस बिल्डिंग से एग्जिट लेना है सॉरी, तो हमारे पास 2 गेट हैं। ठीक है, एक का नाम है O1 और दूसरे का नाम है O2। तो मैंने आपसे क्या सवाल किया, ठीक है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इन हाउ मैनी वेज you will enter and exit the building। ये मैंने आपसे सवाल किया कि कितने तरीके होंगे, हाउ मैनी वेज, कितने तरीके ऐसे होंगे जिससे कि आप इस बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं और फिर इस आप बिल्डिंग से बाहर भी निकल सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, देर इज़ अ बिल्डिंग, इट हैज़ 3 एंटरिंग गेट एंड 2 एग्जिट गेट्स। इन हाउ मैनी वेज यू विल एंटर एंड एग्जिट द बिल्डिंग। चलिए बताइए सभी बच्चे, लगाइए दिमाग और अपना आंसर सिर्फ चैट ऑप्शन में लिख देंगे। जो भी आपको लगता है कि भैया इतने तरीके से मैं बिल्डिंग में जा सकता हूँ और फिर अंदर बाहर भी आ सकता हूँ, ये तरीके हमारे पास टोटल हैं। जिसको भी लग रहा है कि हाँ भाई ये आंसर है, वो चैट ऑप्शन में वो आंसर लिख देगा। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेरे को आंसर दे रहे हैं वो 6 दे रहे हैं। कुछ बच्चों ने आंसर लिखा नहीं, शायद अभी भी सोच रहे होंगे।
सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको लग रहा है, आपको आंसर जो है वो आपको लिखना होगा वहाँ पे। ठीक है, तो अब मोस्ट ऑफ द बच्चों ने इसका जो आंसर दिया है वो मेरे को दिया है 6 वेज। वो कह रहे हैं कि 6 तरीके हमारे पास ऐसे रहेंगे जिससे कि हम इस बिल्डिंग। सर आपकी स्क्रीन शो ही नहीं हो रही। भाई क्या हो रहा है, ये स्क्रीन क्यों बार बार चली जा रही है? सभी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही अभी? बताइए। ये भाई तुम लोगों का नेटवर्क इशू है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के तरफ से ही प्रॉब्लम है। एक मिनट रुकिए। हाँ भाई बताइए, आप स्क्रीन शो हो रही है सबको? आप स्क्रीन विजिबल है सभी बच्चों को? हर्षित, तुम्हारे को अगर शो नहीं हो रहा, तुम्हारा कुछ इशू है भाई, अब मैं उसमें कुछ खास कर नहीं सकता। अगर आपको शो नहीं हो रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को शो हो रही है, देर इज़ अ नेटवर्क इशू फ्रॉम योर साइड। और कोई बच्चा है जिसको शो नहीं हो रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब। तो हमारा आंसर इसका क्या आ गया? 6 वेज, कि 6 तरीके ऐसे रहेंगे जिससे कि हम इस बिल्डिंग के अंदर आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। तो ये आंसर आप लोगों ने दिया क्यों होगा, उसका थोड़ा सा रीज़न हम समझ लेते हैं ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। अब हमारे पास पहला ऑप्शन ये था, क्योंकि हमारे पास जो पहला गेट है वो है E1, जिससे कि हम अंदर आएंगे। तो हो सकता है कि हमने E1 से हम एंटर करें और एग्ज़िट अगर हम कहाँ से कर लें, O1 से भी कर सकते हैं और O2 से भी कर सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास आ गए 2 तरीके। अगर हम सिर्फ E1 वाले गेट पे फोकस करते हैं कि मैंने E1 वाले गेट्स मतलब पहले एंटर से मैं एंट्रेंस से एंटर किया मैंने, और एग्ज़िट मैं कर रहा हूँ O1 या O2 से, मेरे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। और इसी तरीके से अगर मैं, ज़रूरी थोड़ी ना कि अब मैं गेट नंबर 2 से भी एंटर कर सकता हूँ। तो अब ये हो सकता है कि मैं E2 से आऊँ और फिर मैं दोबारा O1 या फिर O2 दोनों से मैं बाहर जा सकता हूँ। तो 2 तरीके मेरे पास यहाँ पर भी हो गए अगर मैं गेट नंबर 2 का इस्तेमाल करता हूँ। और उसके बाद अगर हम E3 वाले गेट से एंटर करते हैं तो अगेन वी हैव 2 ऑप्शंस, कि हम O1 से बाहर हो सकते हैं और O2 से भी। तो अगेन वी हैव 2 वेज। तो अगर अब हमें टोटल वेज पता करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई देम एंड यू गेट द आंसर 6 वेज। ओ सॉरी, ऐड देम। सारे टोटल वेज अगर मुझे निकालना है तो मेरे को इनको ऐड करना होगा। तो टोटल वेज अब मेरे पास आ गए 6 वेज। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पता कर लिया कि ये 6 तरीके हैं जिससे कि हम जा सकते हैं बिल्डिंग में और वापस भी आ सकते हैं। अब ये जो हमारे पास मेथड है ये काफ़ी हमारा लॉन्ग मेथड हो गया। कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस बनाने के लिए तो ये हमारे लिए काम कर जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है थोड़ा सा, और हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा फास्ट तरीके से बना लें, तो ये काम हम कैसे करेंगे देखिए। तो उसी के लिए सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको कहते हैं यहाँ पर क्या,
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये है इस चैप्टर का पहला टॉपिक, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम दो प्रिंसिपल यहाँ पर पढ़ेंगे, एडिशन का होता है, और एक प्रिंसिपल जो हम पढ़ेंगे वो होगा आपका मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये देखो क्या कहता है। अब इस प्रिंसिपल का अगर मैं यूज़ करूँगा तो आप देखेंगे कि आप जो ऊपर आंसर आपने थोड़ा लॉजिकली निकाला, उसका आप इस प्रिंसिपल की हेल्प से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो उस केस में आपके पास क्या ये प्रिंसिपल कहता है देखो। तो मान लीजिए कि हमें यहाँ पर जो काम करना है उसको हम यहाँ पर जॉब कहेंगे। जैसे ऊपर हमें दो काम करने थे। पहला काम हमारा ये था कि हमें बिल्डिंग में एंटर करना था, और दूसरा काम हमारा ये था कि हमें बिल्डिंग से बाहर निकलना था। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज टू डू फर्स्ट जॉब। जॉब का मतलब यहाँ पर वही है कि जो काम आप करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा कि नंबर ऑफ वेज टू डू फर्स्ट जॉब, वो है एम वेज, मतलब एम तरीके हैं। एम मैंने एक नंबर ले लिया इस तरह से, ये 2, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। और ऐसे ही हमारे पास कोई एक और जॉब है जो हमें करनी है, तो उसको हम लिख देते हैं नंबर ऑफ वेज टू डू सेकेंड जॉब। और सेकेंड जॉब को करने के हमारे पास एन वेज हैं। और अगर आपको लगता है ये प्रिंसिपल कहाँ यूज़ करना है, ये प्रिंसिपल आपको वहाँ यूज़ करना है जहाँ पर आपको दोनों ही जॉब करनी हो। मतलब आपको फर्स्ट जॉब भी करना है और उसके बाद फिर आपको सेकंड जॉब भी करना है, दोनों जॉब। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमारे को चाहिए टू डू बोथ जॉब्स। ठीक है, जब आपको लगे कि जो आपने जॉब्स सेलेक्ट करी हैं और वो सारी जॉब्स आपको करनी हैं, और तब आप लगाना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू डू बोथ द जॉब्स जो होगा वो होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तभी इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। तो आपको जितना जॉब 1 को करने के लिए जो वेज थे आप वो निकालो पहले, और जॉब 2 को करने के जो वेज थे आप वो निकालो, और उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास कोई जॉब 3 है तो उसके भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जैसे मान लो अगर थर्ड जॉब होती है, उसको करने के पी वेज होते हैं, तो फाइनल आंसर फिर हमारा एम इंटू एन इंटू पी हो जाएगा। तो ये तरीका है। अब मैं ये तरीका अगर इस क्वेश्चन में लगाऊं तो मुझे अब इतना नहीं सोचना पड़ेगा कि भैया कौन से गेट से आऊँगा, कौन से गेट से जाऊँगा। वो तो मैंने ऊपर वैसे सोचा और मेरा आंसर आ भी चुका है 6 वेज। लेकिन अब इस प्रिंसिपल के यूज़ से आप वही क्वेश्चन कितने आसानी से लिख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ पर जॉब नंबर 1 क्या था, टू एंटर द बिल्डिंग। तो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू एंटर द बिल्डिंग, कि अगर हमें बिल्डिंग में एंटर करना था, दैट इज़ अवर फर्स्ट जॉब। और उसको करने कितने तरीके थे हमारे पास बताओ, 3 वेज, क्योंकि हमारे पास 3 एंट्रेंस था। आपको याद है 3 गेट मैंने आपको दिए थे अंदर बिल्डिंग में जाने के, तो आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ वेज टू एंटर द बिल्डिंग इज़ 3। और अगर सेकेंड जॉब जो हमें करना था वो क्या था, अब बिल्डिंग से हमें बाहर आना था, तो नंबर ऑफ वेज टू एग्जिट द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग को एग्जिट करने के लिए वी हैव ओनली 2 गेट्स, तो दैट मीन्स 2 वेज। तो 2 वेज ऐसे हैं जिससे कि हम बिल्डिंग से बाहर आ सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कितने वेज होंगे जिससे कि आप बिल्डिंग से बाहर और अंदर दोनों काम कर सकते थे। तो टोटल वेज टू एंटर, क्योंकि हमें दोनों जॉब्स करनी है, हमें बिल्डिंग में एंटर भी करना है और फिर एग्जिट भी करना है। तो टोटल वेज टू एंटर एंड एग्जिट द बिल्डिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल वेज टू एंटर एंड एग्जिट द बिल्डिंग्स। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि m का काम मेरे लिए 3 कर रहा है, n का काम मेरे लिए 2 कर रहा है। तो 3 इंटू 2 गिव्स यू 6। तो ये देखिए, आपने कोई भी ऐसा फटाफट आपने प्रिंसिपल यूज़ किया और मिनट में आपने आंसर लिख दिया। और पीछे मैं आपको यही काम मैंने पीछे भी करके दिखाया, लेकिन वहाँ पूरा मैंने लॉजिकली सोचा कि मैं इस गेट से जाऊँगा, इस गेट से बाहर आऊँगा, फिर इस गेट से जाऊँगा, इस गेट से बाहर आऊँगा। तो ऐसे करके भी मेरे पास 6 वेज ही आंसर आया था। लेकिन अब जहाँ पर भी आपको लगता है कि जितनी भी जॉब्स आपको करने को बोली गई हैं, आपको सारी जॉब्स करनी है, तो आप सभी जॉब्स के करने के वेज अलग अलग निकालो और उनको फिर मल्टीप्लाई कर दो एंड यू गेट यूर फाइनल आंसर। इसे कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए बताइए सभी बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया, कि हाउ कैन वी यूज़ दिस प्रिंसिपल एंड वेयर वी हैव टू यूज़ दिस प्रिंसिपल।
कोई डाउट है किसी? देखिए इस चैप्टर की खास बात यही है कि अगर किसी भी बच्चे को कहीं पर भी लगे कि उसको डाउट आ रहा है, उसको नई चीज़ मेरी पढ़ाई हुई समझ में आ रही है, तो वो फटाफट अपना चीज़ें क्लियर कर ले, क्योंकि ये चैप्टर मैं बार बार बोल रहा हूँ काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है। कॉन्सेप्ट अगर बच्चे के क्लियर नहीं रहेंगे तो ये चैप्टर करने में आपको ज़रूर प्रॉब्लम होगी। तो अभी मैं आपसे मैं बार बार ये पूछता रहूँगा कि आपको चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी एक प्रिंसिपल और कर लेते हैं और उसके बाद फिर में हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल जो हमारे पास होता है उसको हमने नाम दिया है यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कब लगाना होता है? अब फिर से सेम चीज़ है कि आपके पास दो जॉब्स हैं, एक जॉब को करने के एम वेज हैं और सेकंड जॉब को करने के एन वेज हैं। लेकिन इस बार अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि टोटल नंबर ऑफ वेज जो आपको इस बार निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू डू एनी वन ऑफ द जॉब, ध्यान से देखिए, एनी वन ऑफ द जॉब। एनी वन ऑफ द जॉब मतलब कि दोनों में से कोई एक ही करनी है, दोनों नहीं करनी है आपने। या फिर आप फर्स्ट जॉब करोगे तो सेकंड नहीं करोगे, अगर आप सेकंड करोगे तो फिर आप फर्स्ट नहीं करोगे। तो ऐसा अगर हो रहा है तो उस केस में आंसर होगा एम प्लस एन। तो फिर हम दोनों नंबर ऑफ वेज जो आए थे, जो एम वेज क्या था, ये एम वेज क्या था, ये था आपका फर्स्ट जॉब को करने के तरीके, और जो एन वेज था वो क्या था, वो था सेकंड जॉब को करने के तरीके। तो इस बार आप उनको ऐड करना है। इफ यू वांट टू डू इन देर इज अ हाउ मेनी वेज टू डू एनी वन ऑफ द जॉब, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू डू, यहाँ पे डू आएगा, टू डू एनी वन ऑफ द जॉब, या आइदर ऑफ द जॉब भी लिख सकते हैं आप। तो उसका आंसर होता है सर एम प्लस एन। तो वही आंसर अगर मैं ऊपर देखूंगा तो मेरा थ्री वेज था एंटर करने का और टू वेज था बाहर निकलने का, तो थ्री प्लस टू कर देंगे फाइव। तो फिर हमारे पास पांच तरीके हैं कि अगर हम दोनों में से कोई एक ही जॉब जो है वो करना अगर हम चाहते हैं उसमें। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता लगेगा कि आपको दोनों जॉब करनी है या दोनों में से कोई आपको एक ही जॉब करनी है। तो अगर आपको लगता है कि दोनों करनी है, बोथ आता है, तो प्रिंसिपल लगाइए मल्टीप्लिकेशन का। अगर दोनों में से कोई एक ही करना है तो फिर आप लगाइए प्रिंसिपल कौन सा, एडिशन का। चलिए बताइए सभी बच्चे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कब लगाना है और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कब लगाना है? ये बात क्लियर होगी सभी को? क्लियर है सभी को? यही हमारी पहली एक्सरसाइज है, जो 7.1 एक्सरसाइज है हमारी, वो एक्सरसाइज हमारी यही है। उस एक्सरसाइज के अंदर हमें इन दोनों प्रिंसिपल्स का यूज़ करना है, और जब वो एक्सरसाइज हम समझ पाएंगे उसके बाद 7.2 भी हम जब समझ पाएंगे तो ही फिर हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस को भी ढंग से समझ पाएंगे। भाई एडिशन मैंने बता दो दिया कि दोनों में से अगर कोई एक जॉब करना है, अगर दोनों नहीं करना, या फिर तेरे को सिर्फ अंदर जाना है और या फिर सिर्फ तेरे को बाहर आना है, तो दोनों में से अगर आपको कोई एक ही जॉब करना है तो फिर आप दोनों के आंसर्स को ऐड करोगे, थ्री प्लस टू करना है उस केस में। जैसे मेरा वहाँ पर थ्री वेज था बिल्डिंग में जाने का, तो तीन वेज हो गया जाने का, दो वेज आने का, तो टोटल वेज कितना हुआ अंदर बाहर आने का, इसको ऐसे समझ सकते हैं, दैट इज एम प्लस एन। तो वो चीज़ होगी इसमें। तो इसमें कोई एक ही काम कर रहे हो, या फिर आप अंदर जा रहे हो या बाहर आ रहे हो, तो अंदर जाने के तीन तरीके, बाहर जाने के दो तरीके। अब दोनों में से कोई एक करना है तो आप ऐड कर देना। अगर आपको लगता है मुझे दोनों ही काम करने हैं, मुझे अंदर भी जाना है उसके बाद फिर मेरे को साथ साथ बाहर भी आना है, पहले आप अंदर जाओगे फिर अंदर जाके फिर आप बाहर भी आओगे। लेकिन एडिशन केस में आप क्या होगा, या फिर आप अंदर जाओगे बाहर नहीं आओगे, और या फिर आप सिर्फ बाहर निकलोगे अंदर नहीं जाओगे। हाँ भाई, समझ में आ रहा है हर्ष की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अब क्या डिफरेंस हो रहा है दोनों में? चलिए तो अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस बनाते हैं। देखो इसमें आपका काम ज़्यादा होगा, मेरा काम तो सिर्फ क्या होगा, भैया एक क्वेश्चन उठाया आप करा दिया, मैंने आपको एक क्वेश्चन उठाया करा दिया, ऐसे ही मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन कराता रहूँगा, और उसके बाद फिर आप ही सोच पाएंगे कि अब कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। आप सोचो कि यही क्वेश्चन मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ अलग तरीके से। अब सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके से, वही बिल्डिंग है, उसमें वही तीन गेट हैं अंदर आने के, अंदर जाने के, और दो गेट हैं बाहर आने के। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से क्या है, ध्यान से सुनिए सभी बच्चे। हाउ मैनी वेज
to enter the building but exit from how many ways to enter the building but exit from different gate, exit from different gate। अब ये क्वेश्चन क्या है कि कितने तरीके ऐसे होंगे कि जिस गेट से मैं अंदर जाऊंगा लेकिन जब मैं एग्जिट करूंगा तो मैं कोई दूसरे डिफरेंट गेट से करूंगा, उसी गेट से मैं नहीं एग्जिट कर सकता। जैसे मान लो अगर मैं E1 से अंदर गया तो फिर मैं E1 से बाहर नहीं आ सकता। तो आप बताओ कितने तरीके से आप बिल्डिंग के अंदर और बाहर दोनों कर सकते हो? बताओ सभी बच्चे, क्या आंसर होगा इस बार? बताइए सभी बच्चे। हाउ मैनी वेज टू एंटर द बिल्डिंग बट एग्जिट फ्रॉम द डिफरेंट गेट, बताइए। जो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताया ना वही लगाओ सभी बच्चे, आराम से आंसर आएगा आपका। जो प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया है आपको वही लगाना है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ना सही करना पड़ेगा। आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे क्वेश्चन को लेकर, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। क्योंकि हमने क्या कर रखा है कि एग्जिट और एंट्रेंस वाले गेट तो स्पेसिफाई कर रखे हैं ना, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आप इस क्वेश्चन को अलग तरीके से लो। देखो, आप सोचो, उसको भूल जाओ, ऊपर वाले क्वेश्चन को भूल जाओ। उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा ना, क्योंकि वहाँ पर एंटर और एग्जिट करने का गेट डिफरेंट था। आप ये क्वेश्चन लो, आप डिफरेंट क्वेश्चन लो और उसमें इसको लगाओ। अब इस बिल्डिंग में मान लीजिए आपके पास 5 गेट हैं, 5 गेट हैं, 1 2 3, फिर ये 4 और ये 5। अब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है लॉजिक कि भैया ये अंदर जाने का है ये बाहर आने का। दिज आर द 5 गेट्स दैट यू हैव टू यूज फॉर द सेम पर्पज, बोथ द पर्पज। अंदर भी जा सकते हैं इनसे, बाहर भी आ सकते हैं। आप बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर इस बिल्डिंग में 5 गेट हैं और फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस गेट से आप अंदर गए तो बाहर आपको किसी डिफरेंट गेट से आना है, कितने तरीके से आप बिल्डिंग में अंदर और बाहर कर सकते हैं? आप बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन में जो पहले किया था उसमें वो लॉजिक नहीं लगेगा। कुछ बच्चे 25 आंसर दे रहे हैं और कुछ बच्चे 20 आंसर दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहला तो मैं, अब देखो, अब जो जितने भी क्वेश्चन है मैं उसी से करूंगा। फंडामेंटल प्रिंसिप, थ्योरम ऑफ एडिशन लगाऊंगा या मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर जो पहला चीज़ लगा रहा हूँ, मुझे पहले अंदर जाना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा नंबर ऑफ वेज टू एंटर द बिल्डिंग। ठीक है सर, अब बिल्डिंग के अंदर जाने के कितने तरीके हो सकते हैं? अभी तो 5 गेट खुले हुए हैं, 5 में से कोई भी गेट इस्तेमाल करो, बिल्डिंग में चले जाओ। तो यानी कि देर आर 5 वेज टू एंटर द बिल्डिंग। अब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ वेज टू एग्जिट फ्रॉम द बिल्डिंग। तो अगर मुझे अब ये पता करना है कि कितने तरीके होंगे जिससे कि मैं बिल्डिंग से बाहर आ सकूं, अब आप कोई भी एक गेट चूज कर लो जिससे कि आप गए होंगे, जिसके दिमाग में जोन सा गेट है वो चूज कर लो। तो हम सभी एक ही गेट चूज करते हैं, हम पहला गेट चूज कर लेते हैं कि हम गेट नंबर 1 से अंदर गए। तो आप देखो, जिस गेट से आप अंदर गए आप उस गेट से बाहर नहीं आ पाओगे, तो मतलब ये गेट आपके लिए बंद हो गया। आ रही बात समझ में? कि जिस गेट से हम अंदर जाएंगे उस गेट से हम बाहर तो आ ही नहीं सकते। तो अंदर जाने के तो 5 तरीके होगी। जब अंदर गए तो तब तो सारे गेट ओपन थे ना, अंदर जाते वक्त तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। रिस्ट्रिक्शन कहाँ है? बाहर आते वक्त है। तो अब आपके पास एग्जिट करने के कितने गेट हैं? खाली अब आपके पास एग्जिट करने के सिर्फ 4 गेट हैं, 1 2 3 और ये 4। तो बाहर आने के तरीके कितने हुए? 4। और अंदर जाने के तरीके कितने हुए? 5। तो हमें क्या करना है? हमें तो अंदर बाहर दोनों काम करने हैं। तो फिर टोटल वेज जो होंगे वो होंगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 20। तो 20 इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने 25 लिखा है उनको समझ में आ गया कि 25 इज नॉट अ राइट आंसर। हाँ भाई, 25 क्यों आंसर नहीं हो सकता? 20 ही आंसर है।
जिन बच्चों ने 25 लिखा था उनको क्लियर हो गया कि आप जब अंदर जाएंगे तो आपके पास है 5 फेस, लेकिन जब आप बाहर आएंगे तो आपके पास सिर्फ 4 ही गेट होंगे ना फिर, तो इसलिए आपके पास जो जिस गेट से आप गए थे उस गेट से आप बाहर नहीं आ सकते, इसलिए बाहर आते वक्त हमारे पास 4 ही गेट रहेंगे। तो इसलिए 5 × 4 दैट मीन्स 20। बताइए भाई, रिप्लाई करिए। क्लियर हो गया? जिन बच्चों का आंसर 25 था उनको क्लियर हो गया कि 25 इज नॉट आंसर, 20 इज द आंसर। चलिए, अब अगर आप 6 कह रहा हूँ 7.1 एक्सरसाइज को ओपन करें तो वहां पर आपको अधिकतर क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको रहेंगे, नंबर्स को आपको फॉर्म करना होता है, जैसे 3 डिजिट नंबर बनाना होता है, 4 डिजिट नंबर बनाना होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में ज़्यादा दिए गए हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं उनका मैं आपको आइडिया देता हूँ, ठीक है। आइए, तो अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चंस जो रहेंगे ये आपके डिजिट्स के ऊपर रहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कितनी डिजिट्स होती हैं? वैसे तो हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा तो हम टोटल 10 डिजिट्स मान के ही चलेंगे। बाकी हो सकता है क्वेश्चन में उसने बोल दिया हो कि भैया आपको ये डिजिट्स यूज़ करनी है, 0, 1, 3, 5 कुछ भी दे सकता है, तो फिर हम उतना ही यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं और उसके साथ हमें काम करना है। अब टीचर आपको कुछ नंबर बनाने को कहेगा। अब वो नंबर 3 डिजिट का भी हो सकता है, 4 डिजिट का भी हो सकता है, 5 डिजिट का भी हो सकता है। तो अभी हम 3 डिजिट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से सभी बच्चे, क्या है क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड using digits from 0 to 9। और इसके भी उसने 2 पार्ट बना दिए। पहला, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड का क्या मतलब है बताऊंगा। और उसका दूसरा पार्ट उन्होंने बनाया कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। नाउ व्हाट डज इट मीन कि रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, दैट मीन्स यू कैन यूज एनी डिजिट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक 3 डिजिट का नंबर बनाऊंगा तो आई कैन ऑल्सो मेक 5, 5, 5 एंड 5। आई कैन मेक 606, आई कैन मेक 702, 707। मतलब मैं किसी भी डिजिट को कितनी भी बार रिपीट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 5 ही 3 बार लिख दिया, ऐसा कुछ। और अगर हम सेकंड पार्ट के हिसाब से सोचेंगे कि रिपीटिशन डिजिट इज नॉट अलाउड, तो दैट मीन्स कि एक डिजिट एक ही बार यूज हो सकती है। जैसे अगर आपने 3, इसको कौन सा प्लेस कहते हैं आपके पास, जब आप 3 डिजिट का नंबर बनाते हो तो यू हैव 3 प्लेसेस, यू हैव 100 प्लेस, 10 प्लेस एंड यूनिट प्लेस। तो अगर आपने 100 प्लेस पे 3 रख दिया तो फिर अब आप टेंस और यूनिट प्लेस पे 3 नहीं रख पाओगे, आपको कोई और नंबर रखना पड़ेगा, डिफरेंट नंबर रखना पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट रिपीट द सेम नंबर, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। समझ में आ रहा है? हाँ भाई, पहले क्वेश्चन ही बता दो, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। आपके पास 0 से लेकर 9 तक नंबर है, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। एक बार ही रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड है, उसको हिसाब से आंसर देना है क्या हो सकता है, और एक बार रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है, फिर एक उसके हिसाब से आंसर देना है क्या हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को क्वेश्चन? चलिए, तो अब इसका आंसर मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बारी, सभी बच्चे देखिए। जब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं डिजिट्स वाले, नंबर्स फॉर्म करने होते हैं, तो आप पहले देखो कि आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है। तो आपको बनाना है 3 डिजिट का नंबर यूजिंग द नंबर 0 to 9। मैं इन नंबर्स को अभी लिख रहा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ समझाने के लिए, मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद फिर हम शॉर्टकट मारेंगे फटाफट। ये पहला नंबर हो गया 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे 10 डिजिट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। चलिए, अब आप पहला पार्ट में चल रहे हैं, हम फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं। अभी फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा,
कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो मैं फर्स्ट पार्ट बना रहा हूँ, रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड। तो रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड है तो सर देखते हैं इससे हमें क्या होगा, क्या कैसे बनाएंगे आप क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, पहले 3 बॉक्स बनाने हैं। 3 बॉक्स बनाइए सभी बच्चे। कोई 3 डिजिट का नंबर है तो 3 बॉक्स, 4 डिजिट का नंबर होगा 4 बॉक्स बना लेना। अब मैंने 3 बॉक्स बना दिए इस तरह से। ये पहला बॉक्स होगा यूनिट प्लेस, इसको कहते हैं यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस और ये 100 प्लेस। चलिए अब सबसे पहले आपको कैसे सोचना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मेरे क्वेश्चन में कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब कि क्या मैं ये नंबर यहाँ नहीं डाल सकता या यहाँ डाल सकता हूँ, उस हिसाब से सोचना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर 100 प्लेस पर। 100 प्लेस पर इनमें से ऐसा कोई नंबर है जो आप नहीं रख सकते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? अगर मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग 0 to 9 तो 100 प्लेस पे मैं क्या नहीं रख सकता हूँ? यस, 0 नहीं रख सकता हूँ। बिकॉज अगर मैंने 100 प्लेस पे 0 रख दिया तो वो नंबर अब 2 डिजिट का हो जाएगा। आ रही बात समझ में भाई? किसी बच्चे ने अगर ये नंबर बना दिया 0031 तो इट इज़ नॉट अ 3 डिजिट नंबर, ये तो 2 डिजिट का नंबर बन गया ना सर। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं तो पहले उनके बारे में सोच लिया करो। जब भी आप उस चीज़ को फिलअप करने जा रहे हो तो रिस्ट्रिक्शन सोच लिया करो। कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है सर हमारे को? तो है रिस्ट्रिक्शन कि 0 हम यहाँ पर फिल नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट में कि वी कैन नॉट पुट 0 एट 100 प्लेस। हम 100 प्लेस पर 0 नहीं रख सकते क्योंकि 100 प्लेस पर 0 रखेंगे तो वो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो आउट ऑफ दिस 10 डिजिट्स हम देख सकते हैं कि 0 पे हमें कांटा मारना पड़ेगा अगर हम 100 प्लेस पे सोच रहे हैं। जब तो 100 प्लेस पर जब हम सोच रहे थे तो 0 पे मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि 0 मैं यहाँ नहीं भर सकता। बट अब इनमें से मैं कोई भी भर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर रख सकता हूँ। तो अब आप ये देखो कि कितने तरीके हैं। अगर आप एक नंबर रखोगे तो एक तरीका बनेगा, जैसे 1 आपने रखा खाली तो दिस इज 1 वे। अब दूसरा भी रख दिया, 2 रख दिया तो 2 तरीके हो गए, 1 और 2 2 तरीके हो गए। अब ऐसे अगर आप 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर रखते हो तो आपके पास कितने तरीके हो गए? 9 वेज। बिकॉज आप सिर्फ 0 ही नहीं भर सकते ना यहाँ पर। तो 100 प्लेस को भरने के 9 वेज हो गए। 9 नंबर हैं तो 9 वेज, जितने नंबर होंगे उतने वेज हो जाएंगे। ऐसे दिमाग में रखो। अब आते हैं हम 10th प्लेस पर। अब 10th प्लेस पर क्या मैं 0 पुट कर सकता हूँ? बताओ सभी बच्चे, क्या मैं इस जो मैं फर्स्ट पार्ट बना रहा हूँ उसके हिसाब से मैं क्या 10th प्लेस पर 0 पुट कर सकता हूँ? यस कि नो? यस, पुट कर सकता हूँ क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे 10th प्लेस 0 नहीं रख सकते, रख सकते हैं भाई, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये जो 0 हमने पहले इस पर क्रॉस लगा दिया था फॉर 100 प्लेस के लिए, लेकिन 10th प्लेस पे ये 0 जो है ये लाइव आ गया, मतलब ये एक तरीके से जिंदा हो गया। अब ये यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं इसको। तो अब आप इन 10 नंबर हैं सर आपके पास। अब आप इन 10 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट 10th प्लेस में रख सकते हैं। देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन। किसी नंबर के साथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 0 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, किसी के साथ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बिल्कुल फ्रीडम है। तो दैट मीन्स वी हैव टू यूज हियर 10 वेज। तो 10 तरीके से मैं 10th प्लेस डिजिट्स में फिलअप कर सकता हूँ। उसके बाद आते हैं यूनिट प्लेस पर। अब बताओ सर, कोई यूनिट प्लेस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है? क्या ऐसा है यूनिट प्लेस पर आप 0 नहीं रख सकते या 1 नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते? ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? बताइए। देयर इज एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूनिट प्लेस डिजिट्स? नो, देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन। तो इफ देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शंस तो अगेन यू हैव दिस ऑल 10 डिजिट्स बिकॉज यू कैन रिपीट द डिजिट्स। सपोज करते हैं, अभी मान लेते हैं, क्योंकि नंबर तो हम बहुत सारे बना सकते हैं बट एक नंबर मैं उसमें से सोच के बना रहा हूं कि मैंने ये नंबर बना रहा हूं। देखो कि मैंने यहां पे रख दिया 5, अब मैंने यहां रख दिया 7। तो भाई मैं अगली बार 7 रख सकता हूं, क्या दिक्कत है? अगली बार मैं 5 भी रख सकता हूं, मेरी मर्जी। मैं बता रहा हूं मतलब ये नंबर बनाया जा सकता है। तो मैं अगली बार 5 भी रख दूं, मैं दोबारा 7 रख दूं, बिकॉज रिपीटिशन इज अलाउड। आप जो नंबर पहले फिल कर चुके हैं 100 या 10th प्लेस पर वो आप दोबारा यूज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स वी कैन यूज ऑल दिस 10 डिजिट्स
देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड हेयर। तो इसको भरने के भी हमारे पास कितने तरीके हो गए, 10 वेज। तो नाउ हाउ मेनी जॉब्स वी हैव टू डू हेयर, बताओ सभी बच्चे। यहां पर इस क्वेश्चन में आपको कितनी जॉब्स करनी है, मैंने आंसर नहीं पूछा अभी, मैंने पूछा आपको कितनी जॉब्स करनी है। यहां पर आपको 3 जॉब्स करनी है। जॉब नंबर 1 कि आपको 100 प्लेस पे नंबर लिखना है, जॉब नंबर 2 आपको टेंस प्लेस पे नंबर फिल करना है, एंड जॉब नंबर 3 आपको यूनिट प्लेस पे नंबर रखना है। और क्या आपको सारी जॉब्स करनी है? यस, आपको सारी जॉब्स करनी है। यू हैव टू डू ऑल द जॉब्स। तो यू हैव टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करना है कि प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज करना है। तो यहां प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही यूज होगा क्योंकि मुझे यहां पर ये सारी जॉब यूज करनी है। तो इसलिए टोटल नंबर्स, टोटल 3 डिजिट्स नंबर्स जो अब आप यहां पे बना सकते हैं, बताइए वो क्या बनेंगे। तो टोटल 3 डिजिट्स नंबर जो हम बना सकते हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द वेज जो हमने 3 जॉब्स के लिए लिखे। तो फर्स्ट जॉब को करने के 9 वेज, मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ वेज टू डू द सेकंड जॉब, एंड नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई विद द थर्ड जॉब, एंड यू गेट योर आंसर 900। दैट मीन्स देर आर 900 नंबर्स जो हम यहाँ पर बना सकते हैं 0 to 9 नंबर का इस्तेमाल करके 3 डिजिट्स के नंबर्स। बताइए सभी बच्चे, फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे मैंने किया। आपको एक एक नंबर पे फोकस करना है, एक एक प्लेस पर फोकस करना है कि भैया 100 प्लेस को भरने का कितना वेज है, टेंस प्लेस को भरने का कितना वेज है, यूनिट प्लेस को भरने का कितना वेज है, और उसके बाद सभी जॉब्स को मल्टीप्लाई करना है आखिरी में, देन यू गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब इसका मैं सेकंड पार्ट करके दिखा रहा हूं। अगर मैं अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बनाता हूं, तो सेकंड पार्ट में फिर से आप इस तरह के 3 बॉक्स बना लेंगे। 3 बॉक्स के ऊपर वही लिख लेंगे। ये हो गया आपका 100 प्लेस, टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस। नाउ अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम द 100 प्लेस। हेयर अगेन वी हैव अ रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि हम 0 अभी भी नहीं भर सकते। वी कांट फिल द 0 इन द 100 प्लेस, एंड एक्सेप्ट 0 वी कैन पुट एनी नंबर। तो इधर भरने का कितना तरीका हुआ, 9 वेज। 9 वेज हैं टोटल 100 प्लेस को अभी भी फिल करने के। लेकिन जब रिपीटिशन लास्ट टाइम अलाउड था, तो टेंस प्लेस को भरने का कितना तरीका था, 10 वेज, क्योंकि 0 आप भर पा रहे थे दोबारा से। लेकिन अब यहां पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जो मैं सेकंड केस बना रहा हूं ये वाला, इसमें क्या है, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीट, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीट। आप यहां पे डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि आपने कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लो, कोई भी बच्चा, कि भाई मैंने 100 प्लेस पे ना ये नंबर रख दिया होगा। अब मान लो जी उसने भाई 100 प्लेस पे रख दिया 5, तो क्या वो 5 को अब दोबारा यूज कर पाएगा, है ना भाई। हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से नंबर्स हैं, हमारे पास हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब सपोज कि आपने 5 भर दिया है, सपोज कर लीजिए, तो 5 अब आप आगे तो नहीं भर पाएंगे सर। जब आप टेंस प्लेस के लिए जाओगे तो 5 पे क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि यू कांट फिल द 5 इन द टेंस प्लेस बिकॉज यू कांट रिपीट द डिजिट्स। तो नाउ यू हैव ओनली 0 वी कैन फिल्ड। 0 की रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर, 0 का रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 100 प्लेस पर था, टेंस प्लेस पे नहीं है। 0 यहाँ पे जिंदा हो जाएगा। तो नाउ वी हैव हाउ मेनी नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यानी कि इस टेंस प्लेस को भरने के भी हमारे पास कितने तरीके हैं, 9 वेज ही हैं। चलिए बताइए सभी बच्चे, ये बात समझ में आ रही है कि 100 प्लेस को भरने के 9 वेज इस वजह से थे क्योंकि वह 0 नहीं भर सकते, और टेंस प्लेस को 9 वेज भरने का इस वजह से है क्योंकि हम जो 100 प्लेस पे हमने नंबर एज्यूम किया था वो टेंस प्लेस पे वापस नहीं भर सकते। तो एक नंबर तो फिर भी कम हो जाएगा। यानी कि जब भी रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है तो एवरी टाइम 1 नंबर इज बिकम मतलब रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। हर बार एक नंबर लिस्ट से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जो भी आप एज्यूम कर लें, मैंने 5 एज्यूम करा था, आप कोई और एज्यूम कर लो। अगर आप 7 एज्यूम करोगे तो आप 7 दोबारा नहीं भर पाओगे, तो वो हट जाएगा लिस्ट में से। तो अगेन यू हैव ओनली 9 नंबर्स। बताइए सभी बच्चे, सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस बच्चे को लग रहा है कि बात उसको क्लियर नहीं हो रही है वो अपना ऑडियो ऑन करके पूछ सकता है
अगर नहीं हो कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आता है यूनिट प्लेस। आप मुझे बताओ कोई बच्चा कि यूनिट प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं। अगर आपने इसका सही जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे, तो दैट मीन्स आपको मेरी बात समझ में आ गई है। बिल्कुल सही जवाब। यूनिट प्लेस को फिलअप करने के हमारे पास सिर्फ 8 ही वेज होंगे। क्यों? क्योंकि जो दो नंबर हमने 100 और 10 प्लेस में फिल कर दिए हैं, सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर 5 फिल कर दिया है और यहाँ मैंने फिल कर दिया है 9। वी एज्यूम इट, मैंने एज्यूम कर लिया है, 9 की जगह कुछ और ले लो, 1 ले लो। तो अब 5 पे कांटा पहले लग चुका था और अब 1 पे भी क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि आप 1 को रिपीट नहीं कर सकते। तो नाउ एक नंबर लिस्ट में और कम हो गया, तो इसको फिलअप करने के कितने तरीके हुए? 8 वेज। तो 100 प्लेस को फिलअप करने का 9 वेज है, 10 प्लेस को फिलअप करने का भी 9 वेज है, और यूनिट प्लेस को फिलअप करने का 8 वेज है। तो टोटल वेज टू फॉर्म दिस 3 डिजिट नंबर where digits cannot be repeat is multiplying all the ways, means 9 into 9 into 8। तो क्या आंसर आ रहा है बताइए सभी बच्चे? 9 into 9 into 8 कितना हुआ? हाँ बताइए क्या आंसर आ रहा है? 648। वेरी गुड। हाँ 648 इज द आंसर। तो अगर हम यहाँ पर देखें 648 ही नंबर्स हम बना सकते हैं। जो पहले हम 900 बना पा रहे थे, अब हम सिर्फ 648 ही बना पाएंगे। चलिए बताइए सभी बच्चे, समझ में आया ये क्वेश्चन? डिजिट्स वाले क्वेश्चन मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको कोशिश करी है, बट इसमें अभी वैरायटी बहुत है। अभी तो सर शुरुआत है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये चैप्टर समझना पड़ेगा, और जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वहाँ पर उस चीज़ों को क्लियर करिए। फिर भी आपको लगता है कि सर बात नहीं बन रही है, तो मेरे पास आ जाइए। यहाँ सर मेरे को ये मैंने पढ़ा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आज की क्लास आपको समझ में आई है, आज हम इस चैप्टर में कर क्या रहे हैं? हमारे को कुछ जॉब्स करने को दी जाएंगी, भाई ये काम करना है, ये करना है, ऐसा करना है। हमें बस यही ढूंढना है कि उस काम को करने के तरीके कितने होंगे। और ये रियल टाइम एग्जांपल्स हैं। ऐसा ये बहुत अच्छा एक चैप्टर है जिसमें बच्चा मैथ्स को अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सकता है, क्योंकि ऐसा काम अपनी लाइफ में हम कर रहे होते हैं, है ना भाई? तो हम वहाँ पर इसको रिलेट कर पाते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री बच्चा पढ़ता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहा है, तो कहीं आप देख रहे हैं किसी के पास किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि भैया वो समझ पा रहा है कि ये चैप्टर मेरे रियल लाइफ में कहाँ पर है? नहीं हो पा रहा उससे। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो उसको रिलेट नहीं कर पा रहा अभी तक लाइफ में। कहीं सब्जी वाले के पास जा रहे हैं या किसी जनरल स्टोर में जा रहे हैं, तो सुना उसको बोल रहे हैं भैया आयोटा। हाँ तुम जानते हो आयोटा क्या है? उसको क्या पता आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे काम करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा उसको नहीं पता है। लेकिन ये चैप्टर जब आप उसके सामने रखोगे, वो भी दिमाग लगाएगा, सब्जी वाला भी दिमाग लगा लेगा इस चैप्टर के ऊपर। इसके लिए कोई बच्चे के लिए कोई ग्रेजुएट होना या कोई अच्छी खासी पढ़ाई नहीं चाहिए इसके लिए। अगर मैं आज इस 5th क्लास के बच्चे को भी सवाल दूं कि भैया ये ऐसे ऐसे मेरे पास सिचुएशन है, तो कैसे इससे बाहर आना है, वो भी दिमाग लगा पाएगा। लेकिन आप उससे ज़्यादा बेहतर दिमाग लगा पाएंगे, क्योंकि आप हाई लेवल पे चले गए हैं। तो वही चीज़ है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आपके लिए। अब इसके बाकी टॉपिक जो हैं वो हम अगली क्लास में ही कर पाएंगे।